हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम इकॉनमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसके अंदर हम दो कंट्री मान लेते हैं। मान लीजिए एक कंट्री है चाइना, दूसरी कंट्री है इंडिया। इंडिया के अंदर खिलौनों की, टॉयज़ की बहुत डिमांड है। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक टॉय को बना पाते हैं 10 रुपये में। चाइना के मैन्युफैक्चरर भी उस टॉय को 10 रुपये में बना पाते हैं। पर चाइना चाहता है कि वो इंडिया की इस मार्केट के अंदर कब्जा कर ले। तो वो कहता है कि भले ही ये सामान मेरे को 10 रुपये का बनाने में पड़ रहा है, पर मैं जब इसे इंडिया में बेचूंगा तो मैं इसे 8 रुपये का बेच दूंगा। तो जब भी कोई ग्राहक इस मार्केट के अंदर आके ये खिलौना खरीदना चाहेगा तो वो देखेगा सेम खिलौना है। एक खिलौना इंडियन मैन्युफैक्चरर 10 रुपये का बेच रहा है, वही सेम खिलौना चाइनीज मैन्युफैक्चरर का 8 रुपये का बिक रहा है। तो जो ग्राहक है वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे 2 रुपये का फायदा हो रहा है, मैं ये खिलौना खरीद लेता हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे ग्राहक ये खिलौना खरीदते रहेंगे और इंडियन मैन्युफैक्चरर का ये खिलौना नहीं बिक पाएगा। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे, उसका जब खिलौना नहीं बिकेगा तो वो उस खिलौने को बनाना बंद कर देगा और धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरर टॉय बनाना पूरी तरह से बंद कर देगा। एक समय आएगा कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज खिलौने बिक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चाइना ने अपने खिलौने को बहुत ही कम दामों में, जितने का वो बन रहा था उससे भी कम दामों में इंडिया के अंदर बेचना चालू कर दिया। इंडिया के अंदर डंप करना चालू कर दिया। ये डंप करने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आया कि इंडियन मैन्युफैक्चरर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, वो कुछ और काम करने लगा और इंडिया की मार्केट के अंदर ये चाइनीज़ खिलौनों की मोनोपोली हो गई। ये क्यों हो पाई है? क्योंकि वो डंप कर रहा है अपने सामान को। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि तू ये चालाकी हमारे साथ कर रहा है तो एक काम कर, मैं तेरे ऊपर एक टैक्स लगा देता हूँ। अब ये टैक्स क्या कहता है? टैक्स कहता है कि चाइना से जब भी खिलौना इंडिया आएगा तो उसके ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगेगा। तो अब क्या हो गया, भले ही वो अपने खिलौने को 8 रुपए का बेच रहा है लेकिन उसके ऊपर 2 रुपए टैक्स पड़ गया। तो ग्राहक को वो खिलौना कितने का पड़ेगा बाद में जाके? वो खिलौना 10 रुपए का पड़ेगा। 10 रुपए का ही इंडियन मैन्युफैक्चरर का खिलौना है, 10 रुपए का ही उसका चाइनीज मैन्युफैक्चरर का खिलौना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ग्राहक आएगा वो चाहे इंडियन खरीद ले चाहे चाइनीज खरीद ले। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है बाहर से आए हुए सामानों के ऊपर, ताकि वो डंपिंग ना हो सके। ठीक है, अगर चाइना डंप कर रहा है तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। इस टैक्स का नाम होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको कहते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप ऐसे ही किसी भी देश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, क्योंकि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्री ट्रेड प्रमोट करती है हर जगह, वो मना करती है कि तुम ऐसे ही बिना मतलब के टैक्स नहीं लगाते रहोगे। तो डब्ल्यूटीओ को ये बताना पड़ता है कि जो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है वो इसलिए लगाई है क्योंकि सामान सही में डंप किया जा रहा था, यानी कि चाइना सही में कुछ गलत कर रहा था, इसलिए हमने ये टैक्स लगाया है। तो इंडिया वो प्रूव कैसे करती है? इंडिया उसको बताती है कि दो क्राइटेरिया हैं सामान डंप करने के। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो सामान चाइना इंडिया में भेज रहा है उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बनाने का जो पैसा लगता था वो था 10 रुपये, लेकिन वो उसको बेच रहा है 8 रुपये में। यानी कि जितने का वो सामान बनता है वो उससे भी सस्ते में इंडिया में बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डंपिंग हो रही है। दूसरा तरीका क्या है जिससे हम डंपिंग प्रूव कर सकते हैं? वो ये कि चाइना इसी सामान को जो 10 रुपए का बन रहा है, जिसे वो इंडिया में 8 रुपए का बेच रहा है, वो इस सामान को जब चाइना में ही बेचता है, मतलब इंडिया में बेचेगा तो 8 रुपए का बेच रहा है, लेकिन जब वो उसको चाइना में ही बेचता है तो वो उसको 10 रुपए में ही बेच रहा है। तो इंडिया क्या कहेगी कि देखो, चाइना सेम खिलौने को, सेम टॉय को जब अपने ही देश में बेच रहा है तो 10 रुपए का है, पर जब वो इंडिया में बेचता है तो 8 रुपए का है। तो उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि इंडिया भेजते भेजते उसका जो खिलौना है वो सस्ता पड़ गया। तो ये दो तरीके हैं, या तो वो सामान मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम रेट पे बेच रहा है, या फिर वो जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जिस रेट पे बेचता है उससे कम में इंडिया में बेच रहा है। अगर हम ये दोनों चीज़ें बता देते हैं तो हम कह देते हैं कि वो डंपिंग कर रहा है और हम इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। ये डंपिंग क्यों करता है देश, चाइना इंडिया में डंप क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मोनोपोली बनाना चाहता है। एक समय आएगा जब इंडिया के अंदर कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरर टॉय नहीं बना रहा होगा, सभी चाइनीज टॉय यूज कर रहे होंगे, उसकी मोनोपोली हो जाएगी। फिर हो सकता है, अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा ग्राहक के पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची, सिर्फ मेरा ही सामान यहाँ पे बिक रहा है, इंडियन मैन्युफैक्चरर कोई बचा ही नहीं है, तो अब मैं इस सामान को 20 रुपए का बेचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये की जाती है।
एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ कहा जाता है, जो कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है किसके ऊपर? फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर। कब लगाती है? जब सामान डंप हो रहा होता है। और डेफिनेशन क्या है सामान डंप होने की? सामान डंप होने की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे, ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन, कि अनफेयरली लो प्राइस पे सामान बेचा जा रहा है, जिस कॉस्ट पे वो अपनी होम मार्केट में बेचता था उससे भी लोअर कॉस्ट में वो इंडिया में बेच रहा है, या फिर जिस दाम से वो बनता है, 10 रुपए का वो सामान बनता है पर इंडिया में वो 10 रुपए से भी सस्ता बेच रहा है, तो वो डंपिंग कहलाया जाता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर ही आ जाएगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से जो इंडिया का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसका सामान कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही होगी, क्यों? देखिए, चाइनीज सामान 8 रुपए का बिक रहा है, इंडियन सामान 10 रुपए का बिक रहा है। क्या इंडियन सामान इस चाइनीज सामान के साथ compete कर सकता है? चाइनीज सामान उसको हमेशा हराएगा क्योंकि वो सस्ते में बिक रहा है। पर इसके ऊपर जब हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, अब चाइनीज सामान भी 10 रुपए का है, इंडियन सामान भी 10 रुपए का है, तो इंडियन सामान इसके साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है, इसके साथ compete कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सामान यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो जाता है। WTO भी अलाउ करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए, लेकिन उसको ये एविडेंस देना पड़ता है कि वाकई में डंपिंग हो रही है। ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूएस ने 18 देशों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर दी है। कौन से प्रोडक्ट पे? यूएस कहता है कि 18 देश ऐसे हैं जहां से अगर एल्यूमिनियम की शीट्स यूएस में आएंगी तो उसके ऊपर उन्हें कुछ ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उन 18 देशों में एक देश इंडिया भी है, इसलिए ये न्यूज़ में था। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये जो इसकी न्यूज़ है ये भी आप याद रखेंगे कि किस देश ने लगाई है, किन के ऊपर लगाई है, इंडिया के ऊपर लगाई है, किस प्रोडक्ट के ऊपर लगाई है, एल्यूमिनियम शीट के ऊपर लगाई है। देखिए, बैड बैंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए एक आदमी है लाला नाम का, जिसने सुरेश नाम के दूसरे आदमी को 100 रुपये उधार पे दिए थे। अब कुछ समय के बाद सुरेश ने इन पैसों को वापस करने से मना कर दिया, तो लाला जाता है एक तीसरे आदमी के पास जिसका नाम है दबंग सिंह। वो इस दबंग सिंह से कहता है कि सुरेश ने मुझसे 100 रुपये वापस लिए थे, तू मेरे 100 रुपये वापस करवा दे। तो दबंग सिंह कहता है, देख लाला, इन सब चक्रों में मैं नहीं पड़ता, तू एक काम कर, तू मुझसे 60 रुपये ले ले और तू भूल जा कि तूने सुरेश को कुछ भी दिया था। मैं सुरेश से खुद निपटता रहूंगा, वो जब देगा मुझे पैसे दे देगा। तो लाला कहता है, चल ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे 40 रुपये मुझे वापस नहीं मिल रहे, मैं 60 रुपये में खुश हूँ, तू सुरेश से निपटता रहियो। तो दबंग कहता है, चल ठीक है। अब ये दबंग इस सुरेश के पास जाता है और सुरेश से बातचीत करके उससे पैसे रिकवर करने की कोशिश करता है। अगर सुरेश इस दबंग आदमी को 60 रुपये से ज़्यादा दे देता है, मान लीजिए 65 रुपये देता है, तो दबंग कहता है कि मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर सुरेश इसको 50 रुपये देता है तो दबंग कहता है कि मैं 60 रुपये लाला को दिए थे, 50 रुपये आए हैं, मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। तो ये जो दबंग है, ये दबंग है बैड बैंक। बैड बैंक, इसका ही दूसरा नाम होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, जो ये लाला है इसको आप बैंक मान के चलिए, और जो ये सुरेश है ये एक बोरोवर है, ये इस बैंक का कस्टमर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बैड बैंक का। अब हम इसको बैंकिंग की टर्म्स में देखते हैं। देखिए, एक आदमी है ए, इसने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाए, 100 रुपये लगाए, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। अपनी जेब से उसने पैसे लगाए और उसने एक बैंक खोला। ये बैंक डिपॉजिटर से पैसा जमा कराता है और जो भी इससे बोरो करने आते हैं बोरोवर को ये लोन देता है। ठीक है, जब भी वो लोन देगा तो इस लोन के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। रिस्क क्या है? कि हो सकता है ये पैसा वापस ना आए। तो बैंक वाला क्या करता है, बैंक एक अलग से, आप इसको एक तिजोरी मान के चलिए, एक अलग से तिजोरी के अंदर कुछ पैसा जमा करता है जब भी वो लोन देगा। वो ये पैसा क्यों जमा करता है? मान लीजिए उसने 100 रुपये का लोन दिया, तो वो आदमी क्या कहता है, देखो 100 रुपये का लोन दे दिया, हो सकता है ये लोन मेरे को पूरी तरह से वापस ना आए। ठीक है, अभी अभी मैंने लोन दिया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है ये 100 रुपये वापस ना आए, ये 99 रुपये वापस आ जाए, तो 1 रुपया मेरे पास नहीं आएगा। तो वो क्या कहता है कि मैं इस 1 रुपया जो मेरे पास वापस नहीं आ रहा, मैं इसको इस प्रोविजन के बक्से के अंदर डाल देता हूँ। अगर ये पूरा का पूरा 100 रुपये वापस आ गया तो कोई बात नहीं, तो बहुत ही अच्छा। अगर वो वापस नहीं आया तो मेरे पास
1 रुपया मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, मेरे को झटका नहीं लगेगा, मेरे को ये झटका नहीं लगेगा कि 100 रुपये दिए थे 99 आए, अब मुझे 1 रुपया कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। मैंने वो अरेंजमेंट पहले से कर रखी है। ये जो 1 रुपया वो इस बक्से में डालता है, वो कहाँ से डालता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो 1 रुपया डालता है अपनी कैपिटल में से, कैपिटल या फिर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। जो भी इस आदमी का कैपिटल होती है वो उस कैपिटल में से 1 रुपया इस बक्से के अंदर डाल देता है। तो ये तो 1 रुपया उसने तब डाला था जब उसने लोन दिया था। मान लीजिए 90 दिन हो गए, 90 दिन के बाद उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने ये लोन दिया था वो या तो इंटरेस्ट नहीं चुका रहा है, या फिर वो प्रिंसिपल नहीं चुका रहा है, या दोनों ही नहीं चुका रहा है। 90 दिन हो चुके हैं, तो वो क्या कहेगा कि यार ये लोन तो बहुत ही रिस्की होता जा रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि 1 रुपया वापस नहीं आएगा, पर अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है 50 रुपये वापस ना आए। ये आदमी 100 रुपये लेके गया, सिर्फ 50 ही वापस करेगा, तो मुझे 50 रुपये का प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 रुपये का प्रोविजन करना पड़ेगा। तो वो इस बक्से के अंदर 49 रुपये और डाल देता है। कहाँ से डालेगा, वहीं से डालेगा, कैपिटल से डाल देता है। ठीक है, अब प्रोविजन ये हो गया। कुछ और समय भी था और फिर से वो देख रहा है कि या तो इंटरेस्ट नहीं आई है, या प्रिंसिपल नहीं आई, या फिर दोनों ही नहीं है। तो वो कहेगा कि यार इसके ऊपर रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया। अब तो मुझे लग रहा है कि 100 रुपये लेके गया था, अब 100 के 100 वो वापस नहीं करने वाला, तो मेरे को इस बक्से के अंदर 100 रुपये डालने पड़ेंगे। तो वो इसमें 50 रुपये और डाल देता है। कहाँ से डालेगा, अपनी कैपिटल में से 50 रुपये और डाल देगा। तो अब इस बक्से के अंदर कितने की प्रोविजन हो गई है, पूरे 100 रुपये की प्रोविजन हो गई है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसको अपना प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये प्रोविजन कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। तो जब भी प्रोविजन हम इंक्रीज करते हैं तो उस बैंक की बैलेंस शीट जो होती है वो खराब होती जाती है। ये आपको याद रखना है, वो खराब होती जाती है। तो जब बैलेंस शीट खराब होती है तो उसके लोन देने की क्षमता जो है, जो उसकी ताकत है, वो कम हो जाती है। अगर आपने बेसिल नॉर्म्स पढ़ रखे होंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नहीं आपने पढ़ा तो अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे चैनल पे आपको बेसिल नॉर्म की एक वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1-2 दिन में हम इसको अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जब भी रिस्क बढ़ेगा वो उसके लिए प्रोविज़न करेगा। प्रोविज़न होता है उसकी कैपिटल से, तो जब भी वो प्रोविज़न करता है उसकी बैलेंस शीट खराब होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चीज़ों का रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे उसके लोन देने की ताकत खराब हो रही है। ठीक है, वैसे वैसे उसका प्रोविज़न इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। तो वो क्या चाहता है, बैंक चाहता है कि मेरा ये जो रिस्क हो रहा है, ये रिस्क जिस वजह से हो रहा है मैं उसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूं। रिस्क उसका किस वजह से हो रहा है कि लोग उससे लोन लेके गए हैं, उस लोन को वापस नहीं कर रहे। तो ऐसे लोन जिसको लोग लेके चले जाते हैं पर वापस नहीं करते, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। लोन बैंक के लिए एसेट होता है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और जो भी आदमी डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, उस डिपॉजिट को बैंक लायबिलिटी मानता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वो क्या कह रहा है कि लोन मुझसे लेके गया था, वो वापस नहीं कर रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि अगर कोई आदमी जो लोन लेके गया है वो 90 दिनों तक या तो उस लोन का ब्याज ना चुकाए, या उसका प्रिंसिपल ना चुकाए, या फिर दोनों ही चीज़ ना चुकाए, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देते हैं। ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। तो वो क्या कहता है कि जैसे मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज हो रहा है, मैं कहता हूँ कि मेरा रिस्क इंक्रीज हो रहा है। मेरा रिस्क इंक्रीज होता है तो मेरे को ज़्यादा प्रोविजन करनी पड़ती है। मेरे को जब ज़्यादा प्रोविजन करनी पड़ती है तो मेरी बैलेंस शीट खराब होती है। तो बैंक क्या करता है, बैंक गवर्नमेंट से पूछता है कि कोई सॉल्यूशन दो। तो गवर्नमेंट ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है जिसमें उसने कहा है कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे, आप अपने इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बेच दो, इस एसेट को बेच दो। तुम बैड बैंक के पास जाओ, बैड बैंक को बताओ कि तुम्हारा ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये 100 रुपये का था। बैड बैंक को बताओ कि ये एनपीए बन चुका है, इसका क्या करना है। तो मान लीजिए ये गया बैंक इसके पास, वो कहता है ये 100 रुपये का लोन है, ये एनपीए बन चुका है। बैड बैंक कहेगा कि तू मुझसे 60 रुपये रख और भूल जा कि तूने कोई लोन दिया था। ठीक है, अब तेरे जो 100 रुपये तूने लोन दिए थे उसके बदले में तुझे 60 रुपये मिल गया, तू इसी में ही खुश रह।
अब मैं इसको रिकवर करने की कोशिश करता रहूंगा। वही सेम जो पहलवान वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो अब बैड बैंक करेगा। तो ये बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा कि देखो 100 रुपए का मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, मैंने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट 60 रुपए में बेच दिया है, तो अब मेरी बैलेंस शीट में अब मेरे बैंक के पास ये वाला एनपीए नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने इसको 60 रुपए में बेच दिया है। भले ही 40 रुपए मेरे पास नहीं आ रहे, ठीक है, मैं उसको भले ही लॉस में दिखाऊं या कैसे भी दिखाऊं, पर अब वो एनपीए नहीं रहा। अगर वो एनपीए नहीं रहा तो मैं उसको रिस्क में क्यों काउंट करूं? अब तो वो है ही नहीं मेरे पास। वो अगर लॉस बनना था तो लॉस बन चुका है, पर अब वो रिस्क नहीं है मेरे पास। अगर वो रिस्क नहीं है मेरे पास तो मैं उसके लिए प्रोविजन क्यों करूंगा? अगर मैं उसके लिए प्रोविजन नहीं करूंगा तो मैं अपनी बैलेंस शीट क्यों खराब करूंगा? तो इस तरह से ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेच दिया जाता है बैड बैंक के पास। बैड बैंक उसको रिकवर कराने की कोशिश करता है। ठीक है, बैड बैंक उससे, जैसे 100 रुपए का है तो उससे हो सकता है 50 का खरीदे, 40 का खरीदे, जितने का भी उनके बीच में डील होगी वो उस हिसाब से देख लेंगे। फिर बैड बैंक उनको रिकवर कराने की कोशिश करता रहेगा। इससे बैंक को फायदा क्या हो रहा है? बैंक को ये फायदा हो रहा है कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हो जाती है। उसके जो एनपीए हैं, अब उसको उस एनपीए के लिए प्रोविजन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपका पूरा का पूरा बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अभी तक बना नहीं है, बजट के अंदर इसके बारे में बात की गई थी। इसका दूसरा नाम होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट होते हैं ये नॉन परफॉर्मिंग, ये परफॉर्म नहीं कर रहे ऐसे एसेट होते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद लेती है ये बैड बैंक और उनको रिकवर करने की कोशिश करती है, उनको रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, एनपी की डेफिनेशन आप देख लेंगे। इससे बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में कोई बैड लोन यानी कि एनपीए नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अपने एनपीए को बैड बैंक के पास भेज देती हैं, बेच देती हैं। तो मान लीजिए एक बैंक था एबीसी, दूसरा था एक्सवाईजेड, फिर था एसबीआई, फिर था केनरा बैंक, और ये बना हुआ है एक बैड बैंक। तो ये सब के सब क्या करेंगे, अपने सारे एनपीए को यहाँ पे बेच देंगे और बैड बैंक उनको रिकवर करता रहेगा। और इनका जो प्राइमरी काम है, यानी कि डिपॉजिट लेना लोन देना, डिपॉजिट लेना लोन देना, वो अपने प्राइमरी काम के ऊपर फोकस करेंगे। रिकवरी का काम इस बैड बैंक का हो जाएगा। ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यूएस से लिया है। यूएस के अंदर ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम चलता था, टार्प, उसके तहत हमने इसको लिया है। कुछ फैक्ट जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं वो ये कि इंडिया के अंदर 31 मार्च 2020 के अंदर टोटल एनपीए का जो साइज है वो है 9 लाख करोड़ का। 2 साल पहले ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी, जब 10 लाख करोड़ का ये फिगर थी। इस पैराग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हैं, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे। ठीक है, कोरोना के बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोन देने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर वो लोन नहीं देंगे तो बैंक्स का ग्रॉस एनपीए जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी आज की डेट में ये 7.5% है। उम्मीद लगाई जा रही है सितंबर 2021 तक ये 13.5% के आसपास हो सकता है। जब बैड बैंक बन जाएगा तो बैड बैंक बनने की वजह से प्रोविजनिंग के अंदर जो हमने पैसा लगा रखा था, जो कैपिटल हम प्रोविजनिंग के अंदर जमा करते जा रहे थे, वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी। तो कितनी उम्मीद लगाई जा रही है कि कितनी रिलीज हो सकती है? 5 लाख करोड़ के आसपास ये रिलीज हो सकती है। प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होती है? प्रोविजन कवरेज रेशियो होती है कि आपने एनपीए के लिए कितना पैसा प्रोविजनिंग के अंदर डाल रखा है। यानी कि 100 रुपए का अगर आपको एनपीए है तो इसके बदले में आपने कितने रुपए प्रोविजनिंग के डब्बे में डाल रखे हैं। तो आज की डेट में ये 80 है, यानी कि हर 100 रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के पीछे 80 रुपए की हमने प्रोविजनिंग कर रखी है, जो कि बहुत ही हाई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी तरह से हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमें डोनेट करना चाहते हैं, तो इस यूपीआई आईडी के ऊपर आप डोनेट कर सकते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ई कॉमर्स मॉडल्स, मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया के अंदर आके एक वेबसाइट बनाना चाहती है या ऐप बनाना चाहती है, जिस ऐप के ऊपर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। ये फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में आना चाहती है। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मार्केट बेस्ड मॉडल अपना ले या फिर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अपना ले। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है देखो तुम बाहर की कंपनी हो, तुम इंडिया के अंदर अगर आ रही हो तो तुम्हें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी होगी। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये केवल और केवल मार्केट बेस्ड मॉडल के अंदर इंडिया अलाउ करता है। अगर तुम इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल के अंदर एफडीआई इंडिया में करना चाहते हो तो ये हम अलाउ नहीं करते।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया में सिर्फ मार्केट बेस्ड मॉडल के अंदर एफडीआई आ सकती है, और कितनी आ सकती है, ये 100% आ सकती है। इन्वेंट्री मॉडल में कोई भी एफडीआई नहीं आ सकती। तो ये दोनों होते क्या हैं, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मार्केट बेस्ड मॉडल बहुत ही सिंपल होता है। वो क्या करता है, वो एक तरह का मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर देता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, एक ऐप या फिर साइट प्रोवाइड कर देता है, जिस साइट पे ढेर सारे सेलर्स यानी सामान बेचने वाले अपना सामान डिस्प्ले में लगाते हैं और अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। इस साइट या ऐप या प्लेटफॉर्म के ऊपर बायर आएगा, वो सामान देखेगा, जिसको जो खरीदना है वो खरीद के चला जाएगा। यहाँ पे जो भी सामान डिस्प्ले हो रहा है, क्या वो सामान का ओनर ये ऐप बनाने वाला है? क्या ये जो फॉरेन कंपनी आई थी, ये फॉरेन कंपनी ओन करती है इन सामान को? नहीं, ये फॉरेन कंपनी मात्र ऐप बना रही है या फिर साइट बना रही है जिसके ऊपर ये लोग रजिस्टर करके अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, ये होता है मार्केट बेस्ड मॉडल, ये इंडिया में अलाउड है। दूसरा मॉडल क्या है, दूसरे मॉडल के अंदर जो फॉरेन से कंपनी आई है उसने प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया है जहाँ पे सेलर और बायर मिलते हैं और सामान को खरीदते और बेचते हैं। साथ ही साथ ये जो फॉरेन से कंपनी आई है ये क्या कह रहा है कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपना भी सामान बेचूंगा। मेरे पास जूते बनते हैं, मेरे पास खाने की चीज़ें बनती है, मेरे पास कपड़े बनते हैं, मैं उसको भी बेचूंगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म वाला है ये अपना सामान भी इस पे बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कहा जाता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। और इंडिया के अंदर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे एफडीआई अलाउड नहीं है, यानी विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी ये नहीं कर सकती। अगर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो ये करना चाहती है तो उसके लिए ये अलाउड है। तो ये दोनों मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, एफडीआई की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इनको रेगुलेट करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेडिंग हो रही है ना, तो डीपीआईआईटी इसको रेगुलेट करता है। 2018 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए थे। रूल्स क्या बनाए गए थे, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन दे दी थी। जैसे अगर आप 2018 से पहले की बात करें तो अमेजोन क्या कहता था, अमेजोन कहता था कि मुझे अलाउ नहीं कर रखा तुमने सामान बेचने के लिए। तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने एक कंपनी खोल ली, एक कंपनी खोल ली, या फिर आप इसको कह लीजिए एक गोदाम खोल लिया, एक गोदाम खोल लिया। इस गोदाम का नाम दे दिया क्लाउड टेल। ठीक है, अमेजोन ने इस गोदाम को नाम दे दिया क्लाउड टेल, और इसने क्या किया, इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लाउड टेल के नाम से सामान बेचना चालू कर दिया। उसने क्या कहा कि ये जो क्लाउड टेल है ये एक सेलर है, ये एक वेंडर है, और ये वेंडर अपना सामान बेच रहा है। जैसे बाकी सेलर बेच रहे हैं वैसे ही क्लाउड टेल बेच रहा है। अमेजोन कह रहा है मैं नहीं बेच रहा, क्लाउड टेल बेच रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चू अंदर की बात तो हमें पता है कि क्लाउड टेल जो है वो तेरी ही कंपनी है, तो हमें धोखा देने के लिए तूने ये पूरी की पूरी तिगड़म बिठाई है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2018 के अंदर कुछ नए रूल्स बना दिए। गवर्नमेंट ने रूल्स में क्या कह दिया कि कोई भी सेलर, सेलर को वेंडर कहा जाता है, कि कोई भी वेंडर या सेलर, अगर इस वेंडर या सेलर का कोई भी ओनरशिप या फिर स्टेक, ठीक है, कोई भी ओनरशिप कोई ई कॉमर्स कंपनी होल्ड करती है, यानी कि अगर क्लाउड टेल के अंदर थोड़ी बहुत भी ओनरशिप अमेजोन की है तो क्लाउड टेल तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकता। यानी कि अगर क्लाउड टेल की ओनरशिप में 1% हिस्सेदारी भी अमेजोन की है तो क्या क्लाउड टेल अमेजोन की उस पर बेच सकता है? नहीं बेच सकता। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अगर, देखिए दूसरी चालाकी क्या हो सकती थी, दूसरी चालाकी ये हो सकती थी कि अमेजोन ने थोक के भाव में, उसके पास बहुत पैसा है, थोक के भाव में उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया और ये सामान उसने किसी वेंडर को बेच दिया। ठीक है, किसी वेंडर को बेच दिया, एबीसी वेंडर मान लेते हैं। अमेजोन इस वेंडर को ओन नहीं करता है, लेकिन अमेजोन ने क्या किया, सामान खरीदा, ठीक है, थोक के भाव में खरीदा, इस वेंडर को बेच दिया, और ये वेंडर खुद इस वेंडर को क्या कह दिया कि तू मेरी ऐप पे रजिस्टर कर ले एज सेलर और तू वहां पे सामान बेचता रहा। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, भले ही एबीसी बेच रहा है लेकिन सामान खरीद के उसको दे कौन रहा था, अमेजोन खरीद के दे रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि ऐसा कोई भी वेंडर जो अपना 25% माल किसी ई कॉमर्स कंपनी से खरीदता है वो उस ई कॉमर्स कंपनी पे सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, तो ये रूल बना दिया। दूसरा रूल क्या बना दिया कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई वेंडर 25% से ज्यादा सामान बेच दे किसी ई प्लेटफॉर्म पर, तो वो वेंडर, तो भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 25% से आप ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये 4 सेलर हैं जो कि यहाँ पे पेंसिल बेच रहे हैं, एक पूरे साल में 100 पेंसिल बेची गई,
तो गवर्नमेंट देखेगी कि ये जो 100 पेंसिल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही वेंडर ने 26 पेंसिल बेच दी। तो मान लीजिए इस वेंडर ने 26 पेंसिल बेच दी थी, गवर्नमेंट कहेगा कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है और यहाँ पे वो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या कह दिया कि कोई भी वेंडर एक फाइनेंशियल ईयर में 25% से ज़्यादा सामान नहीं बेच सकता। ये चीज़ें सारी 2018 में हुई थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको ये सब बता दिया है। कुछ और चीज़ें हुई थी, वो ये हुई थी कि मान लीजिए अमेजॉन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ढेर सारे सेलर सामान बेच रहे हैं। अमेजॉन ने, यहाँ पे क्लाउडटेल मान लेते हैं, अमेजॉन ने क्या किया, जब भी वो ऐड दिखाएगा सामान की, किसी ने सर्च की पेंसिल, तो सबसे टॉप पे वो क्लाउडटेल की ऐड दिखा दे। किसी ने सर्च किया शूज़, तो वो सबसे टॉप पे क्लाउडटेल की ऐड दिखा दे, बाकी वेंडर की ना दिखाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्लाउडटेल को प्रेफरेंस दे रहा है। गवर्नमेंट ने इस रूल्स में कह दिया कि तुम किसी भी वेंडर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करोगे। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की बात कह दी। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, देखिए एक पहले ज़माना होता था कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट किसी चाइनीज कंपनी के साथ, मान लीजिए लिनोवो से मान लेते हैं, लिनोवो के साथ डील कर लेता है। वो क्या कहता है कि तुम अपना मोबाइल लॉन्च करने वाले हो, तुम उसको एक्सक्लूसिवली हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करो, तुम्हारा मोबाइल फ्लिपकार्ट के अलावा कहीं पे भी नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लोग अमेजोन से नहीं खरीद सकते, लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर ही लॉग इन करके क्लिक करते रहना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये भी चीज़ खराब है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी डिसअलाउ कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें 2018 में हुई, किस डिपार्टमेंट ने की, DPIIT ने की हैं। ठीक है, इन सबको मैंने आपको बता दिया है। अमेजोन की जो कंपनी थी जो ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी वो थी क्लाउडटेल, और क्लाउडटेल की तरह ही फ्लिपकार्ट पे WS रिटेल है। ज़्यादातर आप फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदेंगे तो वो WS रिटेल बेच रहा होता है। ठीक है, अभी भी वे तिगड़मबाजी ढूंढ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अभी भी आप देखेंगे क्लाउडटेल और WS रिटेल काफ़ी सामान बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि तुम तिगड़म बिठा के अभी भी क्लाउडटेल और WS रिटेल से सामान बेचे जा रहे हो। तो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इन रूल्स को जो हमने 2018 में बनाए थे इनको और भी स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो अमेजोन कहाँ की कंपनी है, US की कंपनी है। ठीक है, वो भी रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, जेफ जेफ बेजोस। तो US ने क्या कहा, US ने इंडिया के खिलाफ ये कहा है कि हम तुमसे अर्ज कर रहे हैं तुम और ज़्यादा टाइट रूल्स ना बनाओ। ठीक है, रूल्स में टाइट क्या हो जाएगा कि FDI लाने से मना कर देंगे या कोई और चीज़ होगी। तो न्यूज़ में इसलिए था, लेकिन जो वो पूछ सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ। लिबोर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है ABC इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ उधार लेना है यूरोप से। ठीक है, ये यूरोप के किसी बैंक से उधार लेना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये तैयार है कि वो जो लोन है भले ही अनसिक्योर्ड हो, ठीक है, तो भी मैं उस लोन को लेना चाहता हूँ। तो इस लोन के ऊपर उसको कितनी ब्याज देनी है वो डिटरमाइन करने का एक सिस्टम होता था, जिस सिस्टम को कहते थे लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, कितना ब्याज दिया जाएगा रेट, ठीक है, वो यहाँ से डिटरमाइन होता था। इसको एडमिनिस्टर करता था इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, या फिर ICE के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये लोन शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, अनसिक्योर्ड होगा, और लिबोर बताएगा कि कितने ब्याज पे वो लोन दिया जाएगा। इस ब्याज को निकालने के लिए ICE क्या करता था, इसने 5 करेंसी ले रखी थी। इन 5 करेंसी के 7 मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर ये देखता था कि कितना कितना ब्याज हो रहा है, फिर उस ब्याज से कोई तरीका निकाल के वो कर लेता था। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये 5 करेंसी के अंदर 7 डिफरेंट मैच्योरिटी के लोन को देखता था इंटरेस्ट निकालने के लिए। डिफरेंट मैच्योरिटी के लोन से क्या मतलब है, हो सकता है कोई लोन 1 हफ्ते का हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मान लेते हैं 3% है, कोई लोन 1 महीने का हो उसके ऊपर इंटरेस्ट 3.5% है, कोई लोन 1 दिन का हो उस पर इंटरेस्ट 2% है। तो ऐसे ऐसे 7 अलग अलग अवधियों के लोन, अलग अलग ड्यूरेशन के लोन की वो ब्याज देखता था। 5 करेंसियों के 7 अलग अलग ड्यूरेशन के लोन को देखता था वो, और फिर वो एक ब्याज निकालता था जिसको लिबोर कहा जाता था। तो ये जो सिस्टम है लिबोर, ये 2021 के अंदर खत्म हो जाएगा। एक लिबोर के जैसा ही सिस्टम इंडिया के अंदर भी फॉलो होता है जिसका नाम है मिबोर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई एक बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक है, उसको केनरा बैंक से उधार लेना है, तो वो किस ब्याज पे उधार लेगा, तो वो ब्याज होती है मिबोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कौन करता है, इसको कैलकुलेट करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी लोन जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करती है शॉर्ट टर्म के उधार के लिए। ठीक है, ये लिबोर की तरह ही है। तो लिबोर खत्म होने वाला था, लिबोर खत्म होने वाला था, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया सिस्टम बना है जिसका नाम है SOFR। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। अगर आप यूएस डॉलर के अंदर कोई भी उधार ले रहे हैं, यूएस डॉलर के अंदर उधार लेने का मतलब है कि आपने मान लीजिए $10 उधार लिए हैं, तो आपको $10 ही पे करने पड़ेंगे, और इसका जो ब्याज है ब्याज भी आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको रुपये में पे कर दें, यूरो में पे कर दें, नहीं, आपको इसको डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। तो जो SOFR था, SOFR यूएस डिनोमिनेटेड लोन्स के लिए या फिर यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स के लिए ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाया गया था। इसको 2018 से पब्लिश कर रहा था। कौन पब्लिश कर रहा था? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इसको पब्लिश कर रहा था। और इसका मकसद क्या था? मकसद इसका यही था कि जब 2021 में लिबोर खत्म हो जाएगा तो लिबोर की जगह लोग अब एसओएफआर की ब्याज पे लोन लिया करेंगे। तो देखिए, लिबोर के अंदर 5 करेंसी के 7 अलग अलग मैच्योरिटी के लोन को देख के एक ब्याज निकाली जाती थी। एसओएफआर के अंदर ब्याज कैसे निकाली जाती है? इसकी ब्याज निकालने के लिए हम देखते हैं कि ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कैसी हैं, और उसके हिसाब से ब्याज निकल जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए। इसको लिबोर से अच्छा माना जा रहा है क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओपनली होती हैं, इनको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 ट्रांजैक्शन की हैं जो कि एसओएफआर से लिंक्ड है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि किस बैंक ने की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की है। मिबोर को कौन निकालता है? तो वो आपको बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया निकालता है। ठीक है, लिबोर क्या होता है वो भी बता दिया। जो 5 करेंसी हैं, आप इन 5 करेंसी को भी याद करेंगे। 5 करेंसी को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी कौन सी होती है आपकी? डॉलर। दूसरी यूरोप में चल रही है, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी यूरोप का लिया था, तो यूरो। यूके के अंदर चलती है तुम्हारी पाउंड स्टर्लिंग। फिर यूएस की बात करोगे तो जापान तो साथ में आएगा, जापान की येन, और फ्रांस की स्विस फ्रैंक। ये फ्रांस की नहीं है, स्विट्जरलैंड की है शायद, आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये किस देश की होती है, स्विस फ्रैंक। तो ये 5 करेंसी को लेके लिबोर निकाला जाता है। FSDC, इसके अंदर हम ये देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर रही है कि बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमने RBI एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाई है। इसी तरह कैपिटल मार्केट के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी बनाई है। इंश्योरेंस के लिए IRDAI बनाई है। तो इस तरह की ढेर सारी रेगुलेटरी एजेंसीज इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी, पर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो 2010 के अंदर हमने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एक बॉडी बनाई और उस बॉडी का नाम दिया हमने FSDC। FSDC एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी बॉडी है, 2010 में बनी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसका मेन काम है कि ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये इकोनॉमी को कैसे प्रूडेंशियली सुपरवाइज करें, इकोनॉमी को कैसे अच्छा बना के रख सकें, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ये एडवाइस करती है। ये फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए उन इश्यूज़ के ऊपर भी एडवाइस करती है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये पूछेंगे कि FSDC को हेड कौन करता है, इसका चेयर कौन है, इसके टॉप पे कौन बैठता है? तो इसके टॉप पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है। याद करने के लिए देखिए, इतनी सारी रेगुलेटरी एजेंसी हैं, अगर हम RBI से किसी आदमी को इसका हेड बना देंगे तो वो RBI की बात मानता रहेगा, सेबी से किसी को हेड बना देंगे सेबी की बात मानता रहेगा। ठीक है, तो इनका तो कोई भी आदमी नहीं बन सकता चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन। अगर हम किसी बाहर के आदमी को, किसी ऐसे ही अरे गहरे नत्थु खैरे को बना देंगे तो RBI कहेगा कि अब मैं क्या सुमित की बात मानूंगा? सुमित कौन होता है मुझे समझाने वाला? ठीक है, मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को सब कुछ पता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को इसका चेयर बना दिया है, ताकि सारे के सारे रेगुलेटरी एजेंसी उसकी बात मानते रहें। इसके मेंबर्स कौन होंगे? क्योंकि इनके बीच में रेगुलेशन चाहिए, तो सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं उनके हेड इसके मेंबर होंगे। इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी भी होगा।
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी भी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, मेजरली आप ये रेगुलेटर का याद करेंगे, चेयर याद करेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, इनको आप याद करेंगे। काम मैं आपको बता चुका हूँ क्या काम है। एक और फैक्ट जो आप याद करेंगे वो ये कि एफएसडीसी को काम करने के लिए अलग से कोई भी पैसा नहीं मिलता है, इसके लिए कोई भी फंड नहीं बनाया है जिस फंड में से इनको पैसा मिलता रहे। तो नो सेपरेट फंड इज एलोकेटेड, ठीक है, फॉर दिस काउंसिल। वो अपना काम ऐसे ही करता रहता है, इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं बनाया। एक स्टेटमेंट जो यूपीएससी फंसाने के लिए देगी वो ये कि क्या ये फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए भी काम करता है, तो वो भी आंसर सही होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, बैंक अकाउंट क्या होता है। किसी के पास ढेर सारे पैसे तो पड़े हैं पर उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है वो सब नहीं पता। तो ये बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएं, अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है। पैसे की मैनेजमेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके बारे में आपने इकॉनमी के अंदर पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी जो जो पूछा जा सकता है वो देखते चलते हैं। देखिए, बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेना और फिर आगे लोन दे देना, तो ये बैंक्स होते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बैंक नहीं है लेकिन वो फिर भी बैंक वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। इन कंपनीज को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहा जाता है। याद रखने लायक चीज़ ये है कि ये सारी कंपनीज कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होती हैं और ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे लोन प्रोवाइड करना, शेयर्स की एक्विजिशन करना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बैंक और नॉन बैंक के बीच में कि बैंक जो है, बैंक आपके डिमांड डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है, ये आपके टाइम डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो एनबीएफसीज होते हैं, एनबीएफसीज आपके डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते, वो केवल और केवल टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनबीएफसीज चेक इशू नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। एक कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डीआईसीजीसी, जो कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है हर अकाउंट पे। लेकिन ये अकाउंट किसके होने चाहिए? बैंक के होने चाहिए। एनबीएफसी के अंदर अगर आपने कोई पैसा जमा कर रखा है, टाइम डिपॉजिट के अंदर पैसा जमा कर रखा है, तो क्या डीआईसीजीसी 5 लाख का इंश्योरेंस एनबीएफसी में प्रोवाइड करती है? नहीं, वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती। तो ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है डीआईसीजीसी की, उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, वो अवेलेबल नहीं होती एनबीएफसीज के अंदर, बैंक्स के अंदर वो अवेलेबल होती है। कुछ रेगुलेटर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनको नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है। सेबी आपकी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। मर्चेंट बैंकर हो गए, वेंचर कैपिटल फंड हो गए, कंपनीज हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, इन सबको सेबी रेगुलेट करेगा। इंश्योरेंस को आईआरडीआई रेगुलेट करता है। चिट फंड कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और निधि कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स रेगुलेट करती है। कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके बारे में भी जो डिटेल्स हैं वो मैं अपने इकॉनमी के लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखिए, ढेर सारे लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो चाहते हैं कि अपने इस पैसे को जमा कर लें। ठीक है, कोई बिजनेसमैन था, कोई कार मैकेनिक था, कोई सरकारी नौकरी में था, उन्होंने कहा कि हम अपनी एक बैंक खोल लेते हैं, इस बैंक के अंदर हम एक मैनेजमेंट को हायर कर लेंगे, इस बैंक के हम ओनर हैं। ठीक है, इन्हीं का पैसा था, इन्होंने ही उस पैसे को इस बैंक के अंदर जमा कराया। इस बैंक के ओनर कौन है? यही लोग हैं। इन्होंने अलग से मैनेजर को हायर कर लिया ताकि वो इस पैसे को सही से मैनेज कर सके। यही ओनर है और यही वो लोग हैं जिनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो इस बैंक से निकाल के ले लेंगे। मान लीजिए इन 5-6 लोगों ने जमा किए, फिर इस आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, इसने वो पैसे निकाल लिए, तो मैनेजर उसको पैसा दे देगा। तो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर क्या होता है? ये एक कोऑपरेटिव, देखिए कोऑपरेटिव बेसिस पे बनाई जाती है, जो कि इसी के ही मेंबर से बिलोंग करती है। तो यही सारे इसके ओनर हैं, यही इसके मेंबर्स हैं, यही जो इसके कस्टमर हैं, यही जो ओनर है यही आगे चल के इसका कस्टमर बनेगा। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। ये अर्बन एरिया के लिए अलग होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स,
आपकी अर्बन एरिया की अलग होंगी, रूरल एरिया की अलग होंगी। अर्बन एरिया में जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक होती है वो या तो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक होगी या फिर नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक होगी। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो वो सिंगल स्टेट में है या फिर वो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर है। यानी एक महाराष्ट्र के अंदर है तो महाराष्ट्र के अंदर ही है, मल्टीपल के अंदर महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटका में भी है। ऐसे ही जो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी सिंगल स्टेट में हो सकती है या फिर मल्टी स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एरिया की हो गई। रूरल एरिया की जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो या तो शॉर्ट टर्म की हो सकती हैं या फिर लॉन्ग टर्म की हो सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म की हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म की अगर होंगी तो वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तीन पार्ट आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर ऊपर स्टेट होता है। तो जो तीन पार्ट है इसमें भी सबसे टॉप पे आएगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसके नीचे आएगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और सबसे नीचे आती है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछ सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर दो ही आती हैं, और उन दो का नाम क्या है? दो का नाम है, एक है आपकी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और दूसरी होती है इसकी प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, ये दो तरह की लॉन्ग टर्म होती हैं, ये सब आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक होता है उसको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जैसे एनबीएफसीज को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव को यहाँ पे रजिस्टर कराते हैं। कोऑपरेटिव को रेगुलेट कौन करता है? कोऑपरेटिव की डुअल कंट्रोल होता है, डुअल रेगुलेशन होता है। एक तो इसको आरबीआई रेगुलेट करेगी, दूसरा इसको एक कोऑपरेटिव, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक रजिस्ट्रार होता है, वो रजिस्ट्रार इसको रेगुलेट करता है। तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा बहुत सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी जिसके अंदर फ्रॉड हो रहे थे। वो जो बैंक्स हैं उस फ्रॉड की वजह से वो बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो बंद हो रही थी। लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो फ्रीज हो गया था, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि वो बैंक ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी थी। ये ऐसा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि डुअल कंट्रोल था, आरबीआई भी कंट्रोल कर रहा है और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये आरबीआई को इफेक्टिवली काम नहीं करने देता था। जो भी उसकी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें होती थी वो सारी की सारी रजिस्ट्रार देखता रहता था। तो अब क्या किया है, 2020 के अंदर आरबीआई ने नई डायरेक्शन जारी की है। उस डायरेक्शन के अंदर ये कहा है कि आरबीआई इनको डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा। पर कौन से कोऑपरेटिव को आरबीआई सुपरवाइज करेगा? हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के कौन कौन से देखे? रूरल है, अर्बन है। अर्बन में आपके शेड्यूल्ड है, नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल भी आपकी सिंगल स्टेट हो सकता है, मल्टी स्टेट हो सकता है। नॉन शेड्यूल भी सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट हो सकता है। रूरल के अंदर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमने तीन देखा, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ वाला। और लॉन्ग टर्म पे हमने देखा पकार्ड और स्कार्ड जो ऊपर हमने देखी थी। तो क्या आरबीआई इन सब को अब रेगुलेट कर सकता है डायरेक्टली? क्या जो डुअल रेगुलेशन है वो अब आरबीआई ने सब पे से हटा दिया है? तो ऐसा नहीं है। आरबीआई ने एक डायरेक्शन, सॉरी, पार्लियामेंट ने पास किया है, ये मैं गलत बोल गया। ये आरबीआई ने डायरेक्शन रिलीज नहीं की थी, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था। उस लॉ के अंदर ये कह दिया कि आरबीआई इनको सुपरवाइज करेगा। तो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है जिस लॉ के अंदर ये कह दिया है कि जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव हैं जो कि मल्टी स्टेट वाली हैं, उन सभी के ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन आरबीआई का हो जाएगा। आपको ये चीज़ इसके अंदर याद रखनी है। इसका मेन मकसद यही है कि फ्रॉड ना हो, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ना हो। जो भी यहाँ पे डिपॉजिट करने आए उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा पैसा यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। एक आरबीआई ने इंफॉर्मेशन ये दी है कि 430 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं देश के अंदर, कंट्री के अंदर, जिन्होंने अपना बैंकिंग लाइसेंस खो दिया है। वो बैंकिंग लाइसेंस क्यों खोया है? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी। जब भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। आपको एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डालना है, तो या तो आप एनईएफटी करा सकते हैं या फिर आप आरटीजीएस करा सकते हैं।
एनईएफटी के अंदर जब भी आप पैसा ट्रांसफर करते हैं एक खाते से दूसरे खाते में, तो कुछ घंटे लग जाते हैं पैसा ट्रांसफर होने में। लेकिन इसका एक फायदा क्या है कि आप कितनी भी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 रुपये भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर ना तो कोई मिनिमम लिमिट है, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। इसको आप या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप बैंक की ब्रांच में जाएंगे और एनईएफटी वहां से करा सकते हैं। आरटीजीएस जो दूसरा तरीका है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फायदा यह है कि रियल टाइम पेमेंट होती है। आपने अभी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कमांड दी और वो तुरंत ही पैसे ट्रांसफर हो गए। एनईएफटी के अंदर कुछ घंटों लगते थे, आरटीजीएस के अंदर तुरंत हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या है, इसके अंदर आप छोटी पेमेंट नहीं करा सकते। यानी कि आपको मिनिमम 2 लाख रुपए का यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी ये ट्रांसफर होगा। 2 लाख से ऊपर आप कितना भी करा सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में ये इसलिए थी दोनों की दोनों चीज़ें, क्योंकि अब 2019 के अंदर देखिए कैशलेस इंडिया की बात चल रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की बात चल रही है। तो अगर मैं एनईएफटी कराता हूँ 100 रुपये की, मान लीजिए मैं 100 रुपये की एनईएफटी कराता हूँ और मेरे को इसका कुछ चार्ज देना पड़ता है 2 रुपये, तो मैं 100 रुपये का ट्रांसफ़र करने के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है। तो फिर मैं क्यों कैशलेस या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन करूँगा। तो 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कहा था, आरबीआई ने कहा था कि एनईएफटी और आरटीजीएस कराने पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आरबीआई ने कह दी थी कि जो एनईएफटी है ये आप पूरे 2400 घंटे करा सकते हैं किसी भी दिन। ठीक है, पूरे साल में आप 2400 घंटे कभी भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैंकिंग आवर्स के टाइम पर इसको कराएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरटीजीएस में भी ये कह दिया है कि आरटीजीएस भी अब 2400 घंटे खुली रहेगी। आप साल के किसी भी दिन 2400 घंटों में से किसी भी घंटे आरटीजीएस करा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है ए, इसने एक एक्स नाम के एम्प्लॉय को हायर किया है। ए कहता है मैं तुझे हर महीने 100 रुपये दूंगा। तो ये जो 100 रुपये एक्स कमाता है, एम्प्लॉय कमाता है, इसका 12% उसको एक फंड के अंदर जमा करना होता है। ये फंड इसके भविष्य में इसकी हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। ये एक तरह से उसकी सेविंग मान लीजिए। तो ये जो एम्प्लॉय है ये इस फंड के अंदर 12% डालता है, यानी कि अगर उसकी 100 रुपये सैलरी है तो वो 12 रुपये इस फंड के अंदर डालेगा। जितना पैसा इस एम्प्लॉय ने डाला है उतना ही, यानी कि 12% ही ये जो कंपनी है ये कंपनी भी इस फंड के अंदर डालेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर महीना इस फंड के अंदर 24 रुपये आ रहे हैं, 12 रुपये एम्प्लॉय दे रहा है और 12 रुपये एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर के ऊपर कितना बर्डन पड़ गया, 100 रुपये तो वो सैलरी दे रहा है, प्लस में उसको 12 रुपये भी देने हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर 112 रुपये पे करता है। जो एम्प्लॉय है उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से वो 12 रुपये अपने फंड के अंदर डालता रहता है। तो अब क्या हुआ है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी। साथ ही साथ नौकरियों को बूस्ट देने की, जॉब्स को नई जॉब्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो वो एम्प्लॉयर को ये लालच देती है। वो क्या कहती है कि तुम्हें ईपीएफ के अंदर 12% का कंट्रीब्यूशन देना था। अगर तुम नए लोगों को नौकरी पे रखते हो या फिर तुम ऐसे लोगों को नौकरी पे रखते हो जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी नौकरियां खो दी थी, तुम इन दोनों में से किसी को भी नौकरी पे रखते हो तो 2 साल के लिए तुम्हें ये 12% नहीं देना है। ये 12% अब कौन देगा, ये 12% गवर्नमेंट देगी, ये कहा। दूसरा, उसने एम्प्लॉय से कहा, यानी कि जो नौकरी पे गया है उससे कहा कि तुझे 100 रुपये मिलते थे, तू 100 रुपये में से 12 रुपये इस फंड के अंदर जमा कर देता था। अब 2 सालों के लिए तेरे को ये 12 रुपये जमा करने की जरूरत नहीं है। ये 12 रुपये कौन जमा करेगा, ये 12 रुपये भी गवर्नमेंट जमा कर देगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ईपीएफ के अंदर ये जो 24 रुपये आ रहे हैं, ये 24 रुपये गवर्नमेंट जमा कर देगी। क्या ये गवर्नमेंट हर एक कंपनी के लिए जमा करेगी, नहीं, ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए जमा करेगी जो कि नए लोगों को नौकरी दे रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को नौकरी दे रहे हैं जिनकी नौकरी कोरोना काल के अंदर चली गई थी। ठीक है, इसके अंदर एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि पहली तो ये
कि इन दोनों में से किसी को नौकरी दोगे तो ही हम इस प्रोविजन को लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट वो है जिसके अंदर 1000 से कम लोग काम करते हैं, दूसरा पार्ट है जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर तुम्हारे यहाँ 1000 से कम लोग काम करते हैं तो मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर का हिस्सा भी दूंगा, यानी कि एम्प्लॉयर जो 12 रुपये दे रहा था वो भी दूंगा, और जो एम्प्लॉय का 12 रुपये का हिस्सा है वो भी दूंगा। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ये दोनों हिस्से। दूसरे जो उसने पार्ट डिवाइड किया जिसके अंदर उसने कहा है कि ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं जो कि 1000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, वो अगर किसी नए आदमी को नौकरी पे रखेंगे या ऐसे आदमी को नौकरी पे रखेंगे जिसकी नौकरी कोरोना काल में गई है, ठीक है, ऐसी कंपनियां जहां पे 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा है मैं सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई के 12% को कंट्रीब्यूट करूंगा, एम्प्लॉयर को अपना 12% देना ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपको इस स्कीम के अंदर इतनी चीज़ों को याद रखना है। एक तीसरी कंडीशन ये याद रखनी है कि मान लीजिए ये कंपनी है ए, इसने एक बहुत ही आईआईटी से पास एक आदमी को 2 करोड़ के पैकेज पे अपनी कंपनी में रखा है, और वो बोल दे कि भाई ये आदमी नया है, मैं इसको कैंपस से हायर करके लाया हूँ और मेरी कंपनी के अंदर 999 लोग काम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट से कहे कि भाई गवर्नमेंट तुम मेरे भी 12% दे और तू इस आदमी के भी 12% कंट्रीब्यूट कर अपनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुमने इतने बड़े हायर रिसोर्स को किया है तो इसका हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि किन लोगों को नौकरी देने पे हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसे लोगों को नौकरी देने पे हम कंट्रीब्यूशन करेंगे जिन लोगों की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। तो अब एक बारी उन कंडीशन को हम दोबारा से देख लेते हैं। पहली चीज़, गवर्नमेंट ने सारी फर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1000 से कम लोगों को नौकरी देने वाले, और 1000 से कम लोग जहाँ पे काम करते हैं और 1000 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं। जहाँ 1000 से कम लोग काम करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट 12% एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूट करेगी और 12% एम्प्लॉयर का भी करेगी। जहाँ पे लोग 1000 से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। दूसरी चीज़, कैसे एम्प्लॉय को हायर करने पे कंट्रीब्यूशन होगा? सिर्फ और सिर्फ नए एम्प्लॉय या फिर ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने अपनी नौकरी कोरोना काल में खोई थी उनको हायर करने पे ये कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो तुम हायर कर रहे हो इनकी सैलरी 15,000 से कम है तो ही कंट्रीब्यूट करेंगे, 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और जो आप याद रखेंगे वो ये कि मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने कोरोना काल में नौकरी खोई थी, कोरोना काल में नौकरी खोई थी, तो वो कोरोना काल कौन सा था? तो उसकी उन्होंने डेट दी है 1 मार्च 2020 से लेके 30/9/2020 तक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसका मेन मकसद क्या है? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि नया एम्प्लॉय है कोई आदमी? तो वो डिटेक्ट करने के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो जिसका भी नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनेगा उसी से पता चल जाएगा कि वो नया है। इस स्कीम में आप इतना ही याद रखेंगे। ओपन रिसर्च डेटा, जो भी आपकी रिसर्च की इंफॉर्मेशन होती है उनको जर्नल्स के अंदर पब्लिश किया जाता है, साइंस जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाता है। ये जो जर्नल हैं इनको अगर आप एक्सेस करना चाहें तो आपको कोई फीस की पेमेंट देनी पड़ेगी, किसी ना किसी तरह का यहाँ पे बैरियर लगा होता है। क्यों? वो कहते हैं कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें पैसे दीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था ओपन रिसर्च डेटा। ओपन रिसर्च डेटा क्या कहते हैं कि जो भी ये साइंस के जर्नल हैं जो कि ओपन रिसर्च डेटा के अंदर हम डाल देते हैं वो ओपन एक्सेस हो जाता है, यानी कि इनको पढ़ने के लिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये न्यूज़ में क्या था, आपको ये सारा का सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि कोविड से रिलेटेड बहुत सारे जर्नल पब्लिश हो रहे थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, तो हमने कोविड-19 ओपन रिसर्च डेटा सेट बनाया है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कोड-19। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोड-19 बनाया है, इसके अंदर 29,000 स्कॉलरली आर्टिकल्स को डाला गया है जो कि कोरोना वायरस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इस न्यूज़ में आपको सिर्फ इतना ही याद रखने की ज़रूरत है।